नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं, विजय माल्या प्रकरण। जी। खासकर उनके हालिया काफी डिटेल्ड इंटरव्यू के बाद जो चीजें सामने आई हैं उनको देखते हुए। हाँ बिल्कुल, इसमें कई परतें हैं। तो आज हम देखेंगे किंगफिशर एयरलाइंस का बनना और फिर उसका गिरना, बैंकों से लिया गया कर्ज, फिर उनका देश छोड़ना और जो आरोप लगे हैं उन पर। और इसमें जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है विरोधाभास। मतलब एक तरफ मीडिया की कहानी है और दूसरी तरफ विजय माल्या का अपना पक्ष। हाँ, खासकर ये बात कि सरकार ने खुद माना है कि 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो चुकी है, जबकि कर्ज की मूल रकम कुछ और थे। बिल्कुल, ये आंकड़ा बहुत अहम है, इसी पर आगे बात करेंगे। हमारा मकसद आज यही है कि तथ्यों और माल्या के दावों को बिना किसी तरफ झुके आपके सामने रखें। जी, ताकि सुनने वाले खुद अपनी राय बना सकें इस जटिल मामले पर। जी, तो चलिए शुरू करते हैं किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने से। माल्या क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, माल्या के मुताबिक मुख्य वजह थी 2008 का जो ग्लोबल आर्थिक संकट आया था वो। हाँ, वो तो था ही। फिर हवाई जहाज के ईंधन ATF, हाँ, उसकी कीमतें आसमान छू रही थी और कुछ सरकारी नीतियां भी। सरकारी नीतियां जैसे? उनका तो ये भी कहना है कि उस वक्त के वित्त मंत्री ने उन्हें एयरलाइन का साइज कम करने से, डाउन साइज करने से कथित तौर पे मना किया था। अच्छा। हाँ, और बैंकों से मदद दिलाने का भरोसा भी दिया था, ऐसा उनका दावा है। और विदेशी निवेश की अनुमति भी उस समय नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ आरोप तो खराब मैनेजमेंट और एयर डेक्कन के महंगे अधिग्रहण पर भी लगते हैं। बिल्कुल, ये आरोप भी बहुत लगे। एयर डेक्कन वाला सौदा महंगा बताया गया। हाँ, पर माल्या का तर्क अलग है। वो कहते हैं कि डेक्कन का अधिग्रहण इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए था, एक तरह से कंपटीशन खत्म करने की रणनीति। और वो जो कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा था वो भी काफी उछला था। हाँ, वो बहुत संवेदनशील मामला था। माल्या का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैंकों के कहने पर करीब 26 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। ओह, इसी वजह से वो कहते हैं कि वो भारत में कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाए। लेकिन शायद अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को पेमेंट मिल रही थी। हाँ, ये बात भी सही है। उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी थे उनका भुगतान लोकल टिकट कलेक्शन से हो जाता था, जिस देश में वो थे वहीं की कमाई से। अच्छा, अब आते हैं कर्ज के आंकड़ों पर। इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहा है। बहुत ज्यादा। देखिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT के हिसाब से जो मूल कर्ज था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो करीब 6,203 करोड़ था। 6,203 करोड़, ठीक है जी। लेकिन अक्सर मीडिया में या सरकारी बयानों में 9,000 करोड़ का जिक्र आता है। शायद उसमें ब्याज वगैरह जोड़ा गया हो। माल्या हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी ने लिया था, वो तो सिर्फ गारंटर थे। ये बात तो वो हर बार कहते हैं। जी। अब वो वसूली वाली बात, 14,100 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा सरकार ने कंफर्म किया है। तो अगर कर्ज 6200 करोड़ के आसपास था जी, और वसूली 14,000 करोड़ से ज्यादा हो गई जी, तो फिर ये चोर और भगोड़ा वाला टैग क्यों? ये सवाल तो माल्या पूछते ही होंगे ना। बिल्कुल, उनका यही मुख्य तर्क है कि अगर कर्ज से 2 गुने से ज्यादा वसूली हो गई तो फिर उन्हें डिफॉल्टर या चोर क्यों कहा जा रहा है। और उन्होंने सेटलमेंट की कोशिश की थी क्या पहले? उनका दावा है, हाँ। कहते हैं 2012 से 2015 के बीच 4 बार उन्होंने बैंकों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सेटलमेंट की पेशकश रखी। लेकिन बैंकों ने माना नहीं। नहीं, बैंकों ने हर बार उनकी पेशकश ठुकरा दी, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं उनकी नीयत हमेशा चुकाने की थी। फिर मार्च 2016 में वो देश छोड़कर चले गए, उस पर क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि वो जेनेवा एक पहले से तय मीटिंग के लिए गए थे, कोई भागने का इरादा नहीं था। और वो कहते हैं कि उन्होंने जाने से पहले वित्त मंत्री को बताया भी था। हाँ, अनौपचारिक तौर पर संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को इन्फॉर्म किया था, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। बाद में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि वापसी संभव ही नहीं रही। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि 1988 से NRI हैं, नॉन रेजिडेंट भारतीय। लेकिन आरोप तो यही है कि वो भागे हैं कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले। जी, इसीलिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही हुई। कानूनी तौर पर देखें तो यूके की कोर्ट ने प्रत्यर्पण मामले में प्राइमा फेसी केस माना है। पहली नजर में मामला बनता है ट्रायल के लिए। हाँ, कि ट्रायल चलाने लायक सबूत हैं। माल्या अवश्य कहते हैं कि वो निर्दोष हैं और निष्पक्ष ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। CBI और ED के आरोप भी तो हैं, फंड साइफनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल, ये गंभीर आरोप हैं कि कंपनी का पैसा गलत तरीके से बाहर भेजा गया। इस पर माल्या का क्या जवाब है? वो इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं। उनका कहना है कि जो भी पैसा बाहर गया वो एयरलाइन चलाने के जरूरी खर्चे थे,
जैसे विमानों का लीज रेंटल, पार्ट्स खरीदना, मेंटेनेंस वगैरह। और जो स्विस और यूके कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं फंड्स को लेकर, उनको भी वो चुनौती देते हैं या उनका स्पष्टीकरण देते हैं अपने हिसाब से। और आखिर में उनकी छवि, किंग ऑफ गुड टाइम्स, ये सब। हाँ, वो मानते हैं कि ये छवि कुछ हद तक मीडिया ने बनाई और कुछ उनकी किंगफिशर बियर की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। और वो उनकी 60वीं बर्थडे पार्टी पर जो हंगामा हुआ था, उस पर उनका तर्क है कि वो उनकी निजी पार्टी थी, अपने खर्चे पर की थी, और एयरलाइन तो उसके 3 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। उसे बेवजह एयरलाइन के संकट से जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर मामला काफी पेचीदा है। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। सही कहा। एक तरफ विजय माल्या है जो खुद को हालात, मीडिया ट्रायल और शायद कुछ हद तक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हैं, कानूनी मामले हैं, और एक आम धारणा है जो उन्हें वित्तीय गड़बड़ियों का दोषी मानती है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सरकार खुद मान रही है कि कर्ज की मूल रकम से कहीं ज्यादा वसूली हो चुकी है। हाँ, वो 14,100 करोड़ वाली बात। जी, तो फिर इस पूरे मामले में सच क्या है, धारणा क्या है और इंसाफ का मतलब क्या है? क्या वसूली हो जाने के बाद भी सिर्फ नियत का सवाल सबसे ऊपर रहता है? ये एक सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से इस पर विचार करना जरूरी है।